हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इनसाइट। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक जिसका नाम है एग्रीकल्चरल सेक्टर। इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि ब्रिटिश टाइम पीरियड के दौरान जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे तो उस समय हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसकी क्या कंडीशंस थी, किस तरीके से जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो परफॉर्म कर रहा था ब्रिटिश टाइम पीरियड के दौरान। During the pre-British period, the condition of Indian agriculture was not at all satisfactory. It means ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड से पहले, बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, जो इंडिया का जो एग्रीकल्चर की जो कंडीशंस थी वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई करने वाली नहीं थी। India's economy under the British colonial rule was overwhelmingly rural and agricultural in character. It means इंडिया की जो इकोनॉमी थी ब्रिटिश टाइम पीरियड के दौरान, कॉलोनियल रूल के दौरान जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो कम्प्लीटली एक रूरल इकोनॉमी थी, एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी। Nearly 85% of country's population lived mostly in villages and derived livelihood डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर। इट मीन्स कंट्री के लगभग 85% ऑफ जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इंगेज थी। उसका जो मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड होता था वो एग्रीकल्चर ही था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इट मीन्स वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर इंगेज होते थे और उसके माध्यम से अर्निंग किया करते थे और अपनी बेसिक नीड्स को उन पैसों से, अपनी जो बेसिक नीड्स होती थी उसको सेटिस्फाई किया करते थे। Even with this large proportion of population engaged in agriculture, the country was not self-sufficient in food and raw materials for industry. It means कंट्री के लगभग 85% ऑफ पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर सेक्टर में इंगेज है, लेकिन फिर भी वो पर्टिकुलर सेक्टर इतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा। कंट्री की 85% ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर इंगेज है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर इंगेज है, बट स्टिल जो कंट्री के अंदर जो प्रोडक्शन था वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो रहा था। चाहे हम रॉ मटेरियल्स के टर्म्स में बात करें जो कि इंडस्ट्रीज के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, या फिर हम फूड के टर्म्स में बात करें। अब ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड के दौरान जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो स्टेगनेंट था, ठीक, वो एकदम रुका हुआ था। उसमें हमें फ्लक्चुएशंस नहीं देखने के लिए मिल रहे थे, हमारा प्रोडक्शन बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहा था, इंक्रीज नहीं हो रहा था। तो उसके पीछे क्या रीजंस थे, तो उन रीजंस को हम वन बाय वन समझेंगे। सबसे जो फर्स्ट आता है वो है लैंड सेटलमेंट सिस्टम, सेकंड जो है वो है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, थर्ड लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, फोर्थ स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हम इन 4 पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरीके से डिटेलली इनको समझते हैं अच्छी तरीके से। लेट्स अंडरस्टैंड लैंड सेटलमेंट सिस्टम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टैग्नेशन के लिए वो था जमींदारी सिस्टम, ठीक, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा। अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट एक्यूरिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार्स इन द फॉर्म ऑफ लगान। अब इस पर्टिकुलर सिस्टम में होता क्या था, इस जमींदारी सिस्टम में, या फिर जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कहते हैं, हम इसको लैंड सेटलमेंट सिस्टम भी कहते हैं। इस पर्टिकुलर सिस्टम में होता ये था कि जो जमींदार होते थे वो क्या करते थे, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से जो भी प्रॉफिट होता था, जो भी प्रोडक्शन होता था, उसको रेंट की फॉर्म में उसको कलेक्ट किया करते थे उन फार्मर्स से, उन कल्टीवेटर्स से, पेजेंट्स से, उनसे कलेक्ट किया करते थे इन द फॉर्म ऑफ रेंट। रेंट के लिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर टर्म यूज किया गया है, वो है लगान। The main interest of zamindars was only to collect lagan regardless of economic conditions of the cultivators. It means जो जमींदार होते थे उनका मेन एम बस यही होता था कि उनको एनी हाउ क्या करना है, जो लैंड लगान है वो कलेक्ट करना है इन फार्मर्स से। वो उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस होती थी उसको वो उसको नजरअंदाज कर दिया करते थे। वो उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को ध्यान में नहीं रखते थे, वो इस चीज को नहीं समझते थे कि बेचारे फार्मर्स देने की कंडीशन में नहीं है, ठीक। नाउ द डेट्स ऑफ डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम ऑफ लगान टू ब्रिटेन गवर्नमेंट वर ऑल्सो फिक्स्ड, फेयरिंग विच द जमींदार्स वर टू लूज देयर राइट। इट मीन्स जो डेट्स होती थी वो फिक्स कर दी जाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि इस पर्टिकुलर
दिन हमें लगान चाहिए, ठीक, और क्वांटिटी भी फिक्स कर दी जाती थी। तो अगर कोई भी जमींदार लगान को पे करने में अनसक्सेसफुल होता था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगान नहीं पे कर पाता था, तो फिर वो अपने लैंड्स के जो भी राइट्स उसको दिए जाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, वो उसको लूज कर दिया करता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट उन राइट्स को अब उनसे छीन लिया करती थी, ठीक, क्योंकि वो लगान को पे करने में अनसक्सेसफुल हुआ है। सो अब यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, ठीक, जमींदारी सिस्टम करके, उसको हम और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। ये उसी टॉपिक का थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड जमींदारी सिस्टम, ऑल्सो नोन एज परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। सो एज आई टोल्ड यू कि जमींदारी सिस्टम को हम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी कहते हैं, लैंड सेटलमेंट सिस्टम भी कहते हैं। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में। द बेसिक एम फॉर स्टार्टिंग दिस वॉज टू इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट। इट मीन्स जो मेन एम था, किसका जो मेन एम था, इस पूरे ब्रिटिशर्स के द्वारा जो ये पूरा जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, इसका मेन एम यही था कि वो अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। अंडर दिस सिस्टम जमींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज ओनर्स ऑफ लैंड एंड वर गिवन द राइट्स टू कलेक्ट द रेंट लगान फ्रॉम द फार्मर्स। इट मीन्स इस पर्टिकुलर सिस्टम में जो जमींदार होते थे, वो लैंड के ओनर्स होते थे, उनको ये हक था कि वो रेंट कलेक्ट कर सकते हैं इन फार्मर्स से, उस रेंट को बोला जाता है लगान। दस द जमींदार्स वर टू फंक्शन एज इंटरमीडियरीज बिटवीन द कल्टिवेटर्स एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो जमींदार थी वो सिर्फ एक इंटरमीडियरीज के फंक्शन परफॉर्म कर रही थी बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द पेजेंट्स, ठीक। ये क्या करते थे जमींदार, जो पेजेंट्स होते थे उनसे लगान को कलेक्ट करते थे और उसको पे कर दिया करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। जितना ये कलेक्ट करते थे और जितना ये पे करते थे, उसके बीच का जो डिफरेंस होता था वो इनका प्रॉफिट बन जाता था, वो इनकी इनकम बन जाती थी। नाउ दिस सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन एज जमींदार्स were allowed to extract as much rent or लगान as they wished show. It means कि ये जो पूरा सिस्टम था ये एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर बेस्ड था, क्योंकि जमींदार जितना चाहे उतना लगान इन फार्मर्स से कलेक्ट कर सकते थे, ठीक। लगान की जो क्वांटिटी थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स करी गई थी, लेकिन इनके लिए फिक्स नहीं करी गई थी कि ये पर्टिकुलर यही अमाउंट इनसे कलेक्ट करेंगे। ये जितना चाहे उतना अमाउंट एज अ रेंट कलेक्ट कर सकते थे इन फार्मर्स से। सो जमींदार इम्पोज्ड एक्स्ट्रोबिटेंट Lagan and the rates of Lagan were so high that farmers were not left with enough food grains to feed themselves. तो जो ये जमींदार होते थे, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लगान जो था ये कलेक्ट किया करते थे इन पुअर फार्मर्स से, इन कल्टिवेटर्स से, जिसके चलते उनके पास इतना भी फूड ग्रेन्स नहीं बचता था कि वो एटलीस्ट खुद को फीड कर सके, एटलीस्ट उनके लिए तो कुछ बच जाए जो खुद खेती कर रहे हैं। This made the farmers economically and physically weak. Zamindars were only interested in pleasing the British government and did nothing to improve the condition of agriculture. So ultimately ये जो farmers थे इनकी conditions बहुत ज़्यादा बुरी हो गई, ठीक। ये economically भी बहुत ज़्यादा weak हो गए और ये physically भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाते इस पर्टिकुलर सिस्टम के चलते। जमींदार जो थे उनका बस मेन एम यही होता था कि वो बस ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसको खुश रखे, उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक। उन्होंने कभी भी कुछ नहीं किया इस एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी कुछ किया एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, सबसे पहले ये वर्ड समझते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रेदर देन फॉर सेल्फ कंजप्शन। मतलब कि जब हम इस पर्टिकुलर नोशन के साथ, इस पर्टिकुलर आइडिया के साथ हम प्रोडक्शन करते हैं कि हमको ये मार्केट के अंदर सेल करना है, ठीक, हमको खुद कंज्यूम नहीं करना, तो उसको हम कहते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। So, during the British rule, farmers were given high prices for producing cash crops like cotton, jute. However, this did not improve the economic conditions of farmers because instead of producing food crops, they were producing cash crops which were to be ultimately used by British industries. It means जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने
जो फार्मर्स थे उनको हाई प्राइसेस ऑफर किए कि अगर वो कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करेंगे, अगर वो कॉटन जो होता है, जूट जो होता है, शुगर कैन होता है, इस तरीके की चीज़ों का प्रोडक्शन करेंगे तो हम उनको हाई प्राइसेस देंगे। ठीक, तो जो फार्मर्स थे वो हाई प्राइसेस से अट्रैक्ट हो जाते हैं और उन्होंने क्या करा, उन्होंने कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये जो हाई प्राइसेस थे उन्होंने भी इनकी जो कंडीशंस थी, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी, उनको इम्प्रूव नहीं किया, क्योंकि जो फार्मर्स थे अब वो फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, वो कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे थे। और वो जो कैश क्रॉप्स जो प्रोड्यूस की जा रही थी वो इंडियन इंडस्ट्रीज के द्वारा यूज नहीं की जा रही थी एज अ रॉ मटेरियल, वो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के द्वारा यूज की जा रही थी एज रॉ मटेरियल। दस British rule promoted shifting of crops from food crops to cash crops. So ultimately British time period के दौरान जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न था वो चेंज हो जाता है, जहां हमारे फार्मर्स बहुत ज़्यादा फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते थे। ठीक, अब वो फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और उन्होंने फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना कम कर दिया क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनको हाई प्राइसेस ऑफर करे कि हम तुमको हाई प्राइसेस देंगे, तुम कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करो। नाउ आपके इसी बुक में, संदीप गर्ग की बुक में एक टॉपिक दे रखा है जिसका टाइटल है इस तरीके से, लाइक कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिजल्टेड इन फेमाइन। एंड ये क्वेश्चंस आपके स्कूल टीचर्स पूछ लेते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को डिफेंड करो या रिफ्यूट करो। एंड आई थिंक कि आप लोगों को पता होगा कि डिफेंड और रिफ्यूट का मतलब क्या होता है। डिफेंड इट मीन्स किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप उससे एग्री करते हो, आप उसको रीजंस दे रहे हो, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हो। रिफ्यूट इट मीन्स आप उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से एग्री नहीं करते। ठीक, सो समझते हैं इसको। During the British rule, agriculture was commercialized to cater to the needs of British industries for necessary raw materials. It means British rule के दौरान जो हमारा एग्रीकल्चर था उसका कमर्शलाइजेशन हो जाता है। और ब्रिटिशर्स ने हमारे एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन क्यों किया था? ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन इसीलिए किया क्योंकि जो इंडस्ट्रीज थी, जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज थी, उनको रॉ मटेरियल की नीड्स होती थी। द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज वर ऑलवेज in need of raw materials like cotton, jute, groundnuts, sugarcane, etc. to keep their factories running. So basically जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज होती थी उनको हमेशा रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती थी, जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, ग्राउंडनट हो गया, सुगर कैन हो गया, इस तरीके के रॉ मटेरियल्स की उनको रिक्वायरमेंट होती थी अपनी फैक्ट्रीज को चलाए रखने के लिए। क्योंकि फैक्ट्रीज में क्या होता है, जो रॉ मटेरियल होता है उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसीलिए उनको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती थी। So, by offering high prices, they attracted Indian peasants to produce commercial crops instead of food crops. तो इसीलिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो फार्मर्स थे उनको हाई प्राइसेस ऑफर किए कि वो कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करेंगे, कमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन करें, ठीक, ना कि फूड क्रॉप्स का। अब क्योंकि अगर वह कमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन करेंगे तो हम उनको हाई प्राइसेस देंगे। सो देयरफॉर हमारे जो फार्मर्स थे उन्होंने क्या करा, कमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया और फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन कंटिन्यूसली कम होता हुआ चला गया, डिक्रीज होता हुआ चला गया, जिसके चलते हमारी कंट्री के अंदर क्या हो गया, हमारी कंट्री के अंदर फूड क्रॉप्स की शॉर्टेज हो गई, कंट्री के अंदर फेमाइन जैसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई। द एक्सटेंट ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर वेंट सो फार एज टू मेक मैनी पीजेंट्स परचेज देयर फूड रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम शॉप्स इन टाउन। सो अल्टीमेटली जो फार्मर्स थे उन्होंने कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया और उन्होंने फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन कम कर दिया, जिसके चलते अब उनको जो फूड क्रॉप्स थी वो उनको क्या करना पड़ता था, उनको शॉप से जाकर उनको परचेज करना पड़ता था और वो भी उनको हाई प्राइसेस पर मिलती थी। नाउ commercialization of Indian agriculture adversely affected the self-sufficiency of village economies in India. So ultimately commercialization के चलते हमारे फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत कम हो गया। ठीक, हम जो सेल्फ सफिशिएंसी जो थी हमारी उसको पूरी तरीके से इफेक्ट कर दिया। जहाँ एटलीस्ट इतना प्रोडक्शन हो जाता था कि एटलीस्ट सेल्फ सफिशिएंट होता था, अब वो उतना भी नहीं रहा। This fall in production of food crops was responsible for frequent famines in India during the British days. तो अल्टीमेटली हमारे जो फूड क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन था वो बहुत कम हो जाता है, जिसके चलते कंट्री के अंदर फेमाइंस जैसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है ब्रिटिश टाइम पीरियड के दौरान। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है दैट इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर सेक्टर की, एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ थी उनके माध्यम से जो प्रोडक्शन किया जाता वो प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा लो लेवल की थी। अब ये लो लेवल की क्यों थी ये आपको उन कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स में समझ में आएगा।
लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, lack of irrigation facilities and negligible use of fertilizers resulted in low level of productivity। देखो, सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा लो लेवल की थी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी। ठीक, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए वाटर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, तो वाटर की इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छे से नहीं थी, उनकी कमी थी। फिर फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं होता था, फर्टिलाइजर्स का यूज़ बहुत कम होता था, बिल्कुल ना के बराबर फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता था, जिसके चलते अल्टीमेटली हमारा जो प्रोडक्शन होता था वो बहुत ही ज़्यादा लो लेवल का होता था। द कल्टिवेटर हैड नीदर द मीन्स नॉर एनी इंसेंटिव्स टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। जो कल्टिवेटर्स थे उनके पास ना तो कोई उनके पास रिसोर्सेस ही नहीं थे कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करें, उसकी कंडीशंस को इम्प्रूव करें। द जमींदार्स हैड नो रूट्स इन द विलेजेस व्हाइल द ब्रिटिश रूल स्पेंट लिटिल ऑन एग्रीकल्चर टेक्निकल और मास एजुकेशन। इट मीन्स जो जमींदार थे वो तो अर्बन एरियाज में रहते थे, उनका तो कोई डायरेक्ट कनेक्शन होता ही नहीं था रूरल एरियाज से। ठीक, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बहुत कम स्पेंड करती थी एग्रीकल्चर के ऊपर, टेक्निकल के ऊपर और मास एजुकेशन के ऊपर। ऑल दिस मेड इट डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो इसी के चलते कंट्री के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं हो पाई, जिसके चलते हमारा जो प्रोडक्शन रहा वो बहुत ही ज़्यादा कम रहा, जो प्रोडक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा कम रहा, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दैट इज स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट को फेस कर रहा था। इंडियाज एग्रीकल्चर वॉज फेसिंग स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ट्रेसिंग फ्लड कंट्रोल्स एंड ड्रेनेज। इट मीन्स इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था इसके अंदर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं किए जा रहे थे। ठीक, although some farmers changed their cropping patterns from food crops to commercial crops and as we know कि जो farmers थे वो अपना जो क्रॉपिंग पैटर्न था वो चेंज कर चुके थे, उन्होंने फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना कम कर दिया और कमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, ज़्यादा उसका प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। अ लार्ज सेक्शन ऑफ टेनेंट्स, स्मॉल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स नीदर हैड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी नॉर हैड इंसेंटिव्स टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। सो अल्टीमेटली जो हमारे फार्मर्स थे, शेयर क्रॉपर्स थे, जो लार्ज सेक्शन ऑफ जो टेनेंट्स थे, उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं थे कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करें और उसकी कंडीशंस को इम्प्रूव करें। अब यहाँ पर एक पॉइंट है बच्चा, शेयर क्रॉपिंग। तो उसको समझ लेते हैं कि शेयर क्रॉपिंग क्या होती है। शेयर क्रॉपिंग इज अ फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इन विच अ लैंड ओनर अलाउज अ टेनेंट टू यूज द लैंड इन रिटर्न फॉर अ शेयर ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड ऑन देयर पोर्शन ऑफ लैंड। तो शेयर क्रॉपिंग में बेसिकली क्या होता है, शेयर क्रॉपिंग एक ऐसी फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर होती है जहां पर एक लैंड ओनर होता है, वो एक टेनेंट को अलाउ करता है कि वो उसके लैंड को यूज कर सकता है, वहां पर प्रोडक्शन कर सकता है और बदले में उसे क्या देना होगा कि उस पोर्शन ऑफ लैंड से जो भी प्रोड्यूस होगा उसका कुछ जो हिस्सा है वो उसको एज अ रेंट उसे देना होगा। इसको हम बोलते हैं शेयर क्रॉपिंग। नेक्स्ट एक छोटा सा बॉक्स से रखा है, उसको समझ लेते हैं, एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। So, India's agriculture production received a further setback due to the country's partition at the टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इट मीन्स इंडिया का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो फिर से एक फर्दर सेटबैक को रिसीव करता है कंट्री के पार्टीशन के दौरान। जब हमारी कंट्री का पार्टीशन हुआ था, इंडिपेंडेंस के टाइम पर जब हमारी कंट्री का पार्टीशन हुआ था, तो हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था उसको एक सेटबैक मिलता है। किस तरीके से, इसको थोड़ा सा समझ लेते पहले। इसमें बेसिकली हुआ क्या था कि जब हमारी कंट्री का पार्टीशन हुआ था तो हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ द जो जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज थे वो ईस्ट पाकिस्तान में चले जाते हैं, जिसको हम करंटली बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वो ईस्ट पाकिस्तान में चले जाते हैं। तो हमारी जो जूट गुड इंडस्ट्रीज थी उनको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन वो लैंड ही चला गया जिसमें हम जूट को प्रोड्यूस करते थे। तो अल्टीमेटली हमारी जो जूट गुड इंडस्ट्रीज थी उनके लिए रॉ मटेरियल्स हम अवेलेबल नहीं करा पाए, रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस ही नहीं हुए। तो हमारी जो जूट गुड इंडस्ट्रीज थी उन्होंने सफ़र किया है ड्यू टू द लैक ऑफ रॉ मटेरियल। अ सीजनेबल प्रोपोर्शन ऑफ अनडिवाइडेड कंट्री हाईली इरीगेटेड एंड फर्टाइल लैंड वेंट टू पाकिस्तान। इट मीन्स हमारा हाईली फर्टाइल जो एरिया था, जो हाईली इरीगेटेड जो फर्टाइल एरिया था वो पाकिस्तान के पास चला जाता है। ऑलमोस्ट the whole of jute producing area becomes part of East Pakistan. Now Bangladesh, India's jute good industries which had enjoyed a world monopoly so far suffered heavily for the lack of raw materials. So वही चीज़ है कि हमारे जो जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज थे वो ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट बन जाते हैं, जिसको हम करंटली बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इसके चलते जो हमारी इंडिया की जो जूट गुड इंडस्ट्रीज थी, जो कि एक
वर्ल्ड मोनोपोली को एंजॉय करती थी, ठीक, अब वो बहुत ज़्यादा सफ़र करने लगे ड्यू टू द लैक ऑफ रॉ मटेरियल्स। सो यहाँ पर ही आपका टॉपिक ख़त्म होता है और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम समझेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। थैंक यू वेरी मच।